नमस्ते दोस्तों। Good afternoon, sir. यस, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। यस। सो कल हमने लास्ट में देखा सिमेक्स रेमेडी। तो सिमेक्स का जो की सिम्टम है दैट इज द इंटरमिटेंट फीवर। सो the complications of intermittent fever, the complications of medications, and the main PQRS symptom of CMEX is the death of fetus expels. Yes. So this is the CMEX. Now today, I will show you a very strange things. So PQRS symptoms and the medicines about autoimmunity. So autoimmunity में हमें क्या देखना है, कौन से सिम्टम देखना है, ऑटोइम्यूनिटी में क्या क्या, जैसे हम जो भी अप्रोच अप्लाई करते हैं, जिस तरह से सिम्टम निकालते हैं और किस तरह से हम ऑटोइम्यून केसेस को ट्रीट करते हैं, कौन से मेडिसिन आते हैं और विच आर द बेस्ट मेडिसिन फॉर ऑटोइम्यूनिटी, ये सब आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट ऑटोइम्यूनिटी में आज बताने वाला हूँ। यस। सो कल का ये लास्ट स्लाइड था हमारा। नाउ द ऑटोइम्यूनिटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट things in autoimmunity, that is the potency selection. हमने ये सीखा है, डॉक्टर विजयकर सर ने भी ये बताया है कि ऑटोइम्यून केसेस में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, बहुत से ऑटोइम्यून डिजीजेस है जिनमें हम हायर पोटेंसी देते हैं 10 m 50 m, बट फॉर चिल्ड्रेन और न्यू बॉर्न बेबीज which potency is important. So in children or just born babies, newborn babies, infants, इन पेशेंट्स में 200 potency लेना है. So 200 potency is sufficient. Why? Why the 200 potency? क्योंकि हमने ये सीखा है कि ऑटोइम्यून केसेस में हायर पोटेंसी यूज करना है क्योंकि वहां अनवांटेड एग्रेवेशन नहीं होना चाहिए, डिजीज एग्रेवेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे वाइटलिटी बहुत लो होती है, क्योंकि बॉडी की पूरी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. दैट्स व्हाई वी यूज द हायर पोटेंसीज. बट इन न्यू बॉर्न बेबीज, व्हाई टू यूज द ओनली 200 potency? Because physiology of mother has caused autoimmunity. क्योंकि जो
बच्चों में ऑटो इम्यूनिटी आई है बिकॉज ऑफ मदर आईवीएफ। सो ऐसे केसेस में जहां बिकॉज ऑफ मदर कुछ हुआ है तो 200 पोटेंसी इज द बेस्ट पोटेंसी। ऐसे केसेस में हायर पोटेंसी, क्योंकि यहाँ जो बेबीज फिजियोलॉजी है, जो बेबीज सो रहा है, ये यहाँ पे स्ट्रांग है, इसलिए 200 पोटेंसी हमें देना है क्योंकि सिपिलिटिक फॉर्म बेबी में आया है। यस, सो लेटर लाइफ आफ्टर फ्यू इयर्स, जैसे कि टॉडलर है या फिर चिल्ड्रेन हो गए या फिर एडल्ट है, later life with lot of mental symptoms, lot of mind symptom, वहां पे फिर धीरे धीरे माइंड इन्वॉल्व होता है। मेंटल्स, पेशेंट के, बच्चों के मेंटल्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ऐसे केसेस में शुड स्टार्ट विथ हायर पोटेंसी ऑनवर्ड्स 10 m और 50 m। तो इन्फेंट्स और बेबीज में ओनली 200 पोटेंसी यूज करना है बिकॉज ऑफ मदर्स फिजियोलॉजी। एंड हियर इन एडल्ट और चिल्ड्रेन्स, जहां पेशेंट के मेंटल्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, मेंटल स्ट्रांग बन जाते हैं, ऐसे केसेस में हमें 10 m 50 m पोटेंसी यूज करना है। नाउ हार्ट डिजीज केसेस, ऑटो इम्यूनिटी, हम पूरा लेक्चर हम ऑटो इम्यूनिटी देखने वाले हैं। सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज इन द ब्लड वेसल्स, atherosclerosis reduces blood flow to the heart and other parts of the body. It can lead to a heart attack, chest pain, angina, or stroke. These are the main chief symptoms of the heart attack or heart disease. Coronary artery disease symptoms may be different for men and women. For instance, men are more likely to have chest pain and other symptoms like in heart diseases, heart attacks, other symptoms like palpitation, sweating, lightheadedness, shortness of breath, dizziness or sudden unexplained loss of consciousness, chest or upper body pain, pressure, heaviness, or discomfort, neck pain, that is chest pain extending to the neck, left hand, heartburn, indigestion. This is more confusing symptom in heart disease because most of the patient use this complaint and they confuse the doctor, and doctors think it is only the simple APD. So nausea and vomiting, swelling in your lower body, exhaustion, difficult sleeping, inability to handle exercise. So these are the more common symptoms of heart disease. You can easily observe, you can easily see these symptoms in heart disease. तो ये सब सिम्टम्स हार्ट डिजीज के होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम के होते हैं, लेकिन ये सब सिम्टम हमें सबको ही पता है कि ये सब सिम्टम्स हार्ट डिजीज में होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? बट when there is cardiac problem, heart disease, heart attack, angina, you should not consider tight cloths activation.
क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट want to lose the shirt, want to lose the clothes, blouse, because of there is seized like feeling, tightness feeling. Yes. So ऐसे केसेस में बहुत बार ये होता है कि अरे एग्रेवेटेड बाय टाइट क्लॉथिंग है ना, और पेशेंट इस तरह के सिम्टम दे रहा है कि मुझे बहुत टाइट फीलिंग हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि चेस्ट किसी ने टाइटली बांध के रखा है, लाइक दिस, इस तरह के सिम्टम्स भी पेशेंट देते हैं। तो यहाँ पे हमें कभी भी ये सिम्टम नहीं लेना है, क्योंकि दिस इज द डिजीज सिम्टम, डिजीज द जब भी हार्ट अटैक होता है, एंजाइना होता है, तो ये सिम्टम देखा गया है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिजीज सिम्टम। तो टाइट क्लॉथ एग्रीवेट, इट गिव्स यू रॉन्ग मेडिसिन। सो ये सिम्टम ऑलवेज हमें अवॉइड करना है, हमें ये कभी भी कंसिडर नहीं करना है। तो ये ऑलवेज रिमेंबर दिस सिम्टम इन स्पेशली द हार्ट डिजीजेस। नाउ एबॉर्शन, मोस्टली एबॉर्शन में ब्लीडिंग होती है, बट हर ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग कहीं से भी हो, तो ब्लीडिंग क्यों होती है? ब्लीडिंग मीन्स क्या? सो ब्लीडिंग also cannot come just like that, ordinary physiology. Yes, definitely it has a gross or grave causative factor. So bleeding also cannot come just like that. Ordinary physiology cannot give you bleeding. If bleeding has occurred, there is amount to be some syphilis lurking. That means डिस्ट्रक्शन कहीं तभी माइंड में, बॉडी में हो रहा है, ये प्रोसेस, ये पोल्यूशन बॉडी में है। दैट्स व्हाई द बॉडी शोज द सिम्टम ऑफ ब्लीडिंग। तो फिजियोलॉजी की वजह से, सोरा की वजह से कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगा। सो बॉडी वांटेड टू throw out the pregnancy, so need to find the syphilis. Why body want to थ्रो आउट द प्रेगनेंसी? क्यों बॉडी उसको अलग करना चाहती है, फेंक देना चाहती है, रखना नहीं चाहती? इसका मतलब कहीं तभी पेशेंट के माइंड में, मदर के माइंड में सिपिलिटिक कुछ चल रहा है, डिस्ट्रक्टिव कुछ चल रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। वो पॉजिटिव फैक्टर इन एबॉर्शंस में, मिसकैरेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सिपिलिटिक फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अगर आप ओनली एबॉर्शन देख रहे हैं, ओनली मिसकैरेज देख रहे हैं, ब्लीडिंग देख रहे हैं, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, जब तक आप इस क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे तब तक आपको राइट रेमेडी नहीं मिलेंगी। इसलिए मोस्टली फाइंड आउट द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द syphilitic things in that mother. You should not be helpless in any genetic mutational cases. You have to try and understand why this mutation took place. क्योंकि म्यूटेशंस इजीली नहीं होते। म्यूटेशन हो रहा है, जीन्स, जेनेटिक म्यूटेशंस हो रहा है, जीन्स म्यूटेट हो रहा है, इसका मतलब कुछ तभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक वहां पे फैक्टर है। सो वेयर इट वाज इन मदर, स्टिल ग्रैंड मदर और ग्रैंड ग्रैंड मदर। तो जो भी जेनेटिक म्यूटेशन चलते आ रहा है, जिसे हम हेरिडेटरी कहते हैं, कि कुछ डिजीजेज हेरिडेटरी होते हैं फैमिली में, सन्स टू सन्स टू सन्स चलते आ रहे हैं, हेरिडेटरी के चलते आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है?
और ऐसे केसेस में अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर लेके पेशेंट आता है, तो ये जीन्स म्यूटेशन, ये जीन्स डिफेक्ट कहाँ से आया, कौन सी जनरेशन से आया, ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो अगर इस जनरेशन में है, तो उसके पहले जनरेशन में था क्या, उसके पहले जनरेशन में था क्या, उसके पहले के जनरेशन में था क्या, ये चीजें फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कहाँ से ये जीन डिफेक्ट आना शुरू हुआ, वो पॉजिटिव फैक्टर, उस जनरेशन का पॉजिटिव फैक्टर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जो सर ने SCPH प्लस में लाइव पेशेंट में बताया था कि एक पेशेंट थी जो मेंटल रिटार्डेड थी, लेकिन उस पेशेंट में मतलब उसके मदर के इसमें कोई प्रेगनेंसी हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला। फिर वो जीन इसमें ही क्यों स्टिमुलेट हुआ, ये बेबी में क्यों वो डिजीज आ गया, तो जो उसकी पास हिस्ट्री थी, फैमिली हिस्ट्री थी, तो फैमिली हिस्ट्री में उसके मदर वॉज नॉर्मल, टोटली मदर के पूरे बच्चे नॉर्मल थे। उसके बाद जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर में इसमें थोड़े बहुत सिम्टम्स वहां पे थे। और उस ग्रैंड मदर मदर की जो मदर थी, उसके प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, घर में क्या एटमॉस्फेयर चलता था, घर में किस तरह से लोग थे, ये सब हिस्ट्री सर ने निकाला और तब का कॉन्फ्लिक्ट लिया। क्योंकि वो फैमिली में वो जो ग्रैंड ग्रैंड मदर थी, वो बहुत ही डोमिनेट हो रही थी। क्योंकि उसके जो भी घर के पर्सन्स थे बहुत डोमिनेट करते थे, जिसकी वजह से ये बच्चे के ऊपर मतलब वो जीन्स डिफेक्ट हुए और ये बच्चे में वो सिम्टम्स आए। उसके बाद वो बच्चे की जो बच्ची थी उसमें वो सिम्टम्स नहीं आए, उसके बाद ये ग्रैंड डॉटर में वो सिम्टम्स आए, तो ग्रैंड डॉटर के डॉटर में वो सिम्टम्स आए। तो ये होता है म्यूटेशन जेनेटिकली, जो जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड होता है। तो वो जीन्स कैरी ऑन हुए, लेकिन वो कहाँ तक वो नॉन एक्टिव थे और कब वो एक्टिव हो गए। यस, तो ये चीजें फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेदर it was in mother or still grandmother or grandmother. So a genetic mutation is a change to genes DNA sequence to produce something different. It creates a permanent change to that gene's DNA sequence. Genetic variations are important for humans to evolve, which is the process of change over generations. Yes, तो ये जनरेशन टू जनरेशन जो भी होता है, तो वो एग्जैक्टली कौन सी जनरेशन से जीन डिफेक्ट आया वो फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन द जेनेटिक डिसऑर्डर केसेस। यस, द साइक्लामेन, ये रेमेडी, इट इज अ हिस्टेरिकल रेमेडी, इट इज autoimmune remedy. So mostly cyclamen और पल्सिटला, इसमें बहुत सिमिलैरिटी है। बट पल्सिटला इट इज हॉट रेमेडी एंड साइक्लामेन इट इज चिली रेमेडी। सो साइक्लामेन को पल्सिटिला की चिली रेमेडी पे भी कहते हैं, और आल्सो अ पल्सिटिला मोर टुवर्ड्स ऑटोइम्यून इज साइक्लामेन। तो साइक्लामेन इट इज ऑटोइम्यून रेमेडी। और अगर रेपर्ट्राइजेशन में पल्सिटिला आ रही है लेकिन पेशेंट चिलिए, ऑल सिम्टम्स मैच हो रहे बट थर्मल्स मैच नहीं होते, तो ऐसे केसेस में साइक्लामेन आप दे सकते हैं। साइक्लामेन रेमेडी आई और पेशेंट हॉट है बट ऑटोइम्यून केस है, तो चेंजेबिलिटी, क्योंकि बोथ रेमेडीज cover the changeability, cover the hystericalness. Yes, so साइक्लामिन की जगह जब पेशेंट हॉट होता है तो आप पल्सिटिला यू कैन प्रिस्क्राइब। देन कैनेबिस सटाइवा, इट इज आल्सो अ autoimmune remedy. Eating ice cubes
इज कॉमन। ये बहुत ही रेयर सिम्टम है, पिक्यूआरएस सिम्टम है कैनबिस इंडिका, क्योंकि बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों को ये आदत होती है कि फ्रिज में के आइस क्यूब्स निकालना और उसको खाना। तो ये मतलब इतनी एक्सट्रीम डिजायर उनमें होती है आइस क्यूब्स के लिए, बहुत ही। तो अगर आप पूरी हिस्ट्री देखेंगे, पूरी हिस्ट्री लेंगे, और आपको ये सिम्टम मिल गया है कि डिजायर फॉर एक्सट्रीम क्राइविंग फॉर आइस क्यूब, तो इस पर से आप कैनेबिस सटाइवा सोच सकते हैं, लेकिन आपको पूरी हिस्ट्री लेना है, पूरे सिम्टम मैच करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये सिम्टम कैनेबिस सटाइवा कवर कर रहा है, कैनेबिस सिम्टम सटाइवा का सिम्टम है, लेकिन पूरे सिम्टम्स अगर उसे मैच कर रहा है, देन कैनेबिस सटाइवा विल क्योर दैट पेशेंट्स मिराक्युलसली। यस, सो कैनेबिस सटाइवा के लिए ऑलवेज ध्यान में रखना है कि क्रेविंग फॉर आइस क्यूब, then carcinosin also a autoimmune remedy. Molding easily, कार्सिनोसिन का ये सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मोल्डिंग इजीली। इट विल नॉट हैव कॉन्ट्रैक्चर। अगर मोल्डिंग इजीली है तो वहां कॉन्ट्रैक्चर कभी नहीं हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चर के लिए थिकनेस, हार्डनेस चाहिए, मतलब एक्सेस फाइब्रिन चाहिए। तो एक्सेस अगर फाइब्रिन होता है तो वो पेशेंट कभी मोल्ड नहीं होगा। दैट पेशेंट ऑलवेज बी द हॉटी इगोइस्टिक पेशेंट, हार्ड टू प्लीज। सो इसीलिए कार्सिनोसिन पेशेंट नेवर कवर द कॉन्ट्रैक्चर्स। Remember this. No obstinacy in carcinosin. They will have beauty and artistic. Always be mild, calm, quiet, molding, yielding patient is carcinosin. तो कार्सिनोसिन में कुछ भी हार्ड, रफ, ये चीजें कवर नहीं होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्चर्स नेवर कवर बाय कार्सिनोसिन. Phosphoric acid, also the autoimmune remedy. Will not smile. Phosphoric acid is very morose, nervous patient. So will not smile. C is a sad and morose person. Always आपको फॉस्फोरिक एसिड दिखेगा जो बहुत ही वीक, डल, लिथार्जी, है ना, डिबिलिटी, प्रोस्ट्रेशन, वीकनेस, डलनेस, और ऐसे एक जगह पे बैठे हुआ, अराउंड द आईज ब्लैक डिस्कलरेशन, है ना, एकदम लीन थीन, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड एंड द मोरोज पर्सन. What could be the reason for child refusing to grow? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज आल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। कि बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मेरे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, ये दूसरे बच्चों से बहुत ही छोटा दिखता है, ये अभी समझ लो फिफ्थ में है, लेकिन ये लगता ही नहीं फिफ्थ में, ये फर्स्ट सेकंड का स्टूडेंट दिखता है। तो ये कंप्लेंट बहुत से पेरेंट्स के होते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों वो बच्चा बढ़ना नहीं चाहता है? क्यों वो छोटा ही रहना चाहता है? So what could be the reason for child refusing to grow? This is autoimmunity. Child is not getting attention from mother. Very important. Always remember this thing. These are the very, very important things. बहुत ही छोटे छोटे, लाइक चुटकुले, ये चुटकुले ही है जो हमें ध्यान में रखना है, और चुटकुले के जैसे इसे पढ़ो और ध्यान में रखो. So child is not getting attention from mother. So it wants to remain a child.
बहुत से लेडीज होते हैं जो अपने करियर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिनके जो ऑफिशियल होते हैं, मतलब जॉब करने वाले होते हैं, सुबह 8-10 बजे चले जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं। बच्चे की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है, बच्चे कोई और संभालता है ना। तो पर्टिकुलरली इन चाइल्ड्स में ये थॉट आ जाता है, ये थिंकिंग आ जाती है कि आए मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरे पेरेंट्स मुझसे मुझे लाइक नहीं करते, लव नहीं करते, है ना, आई एम वेरी निग्लेक्टेड चाइल्ड। इस तरह के थॉट्स उनमें आता है। मेरे से वो बच्चे बोलते भी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। और बहुत बार ये भी देखा गया है कि जब ये पेरेंट्स जब ऑफिस से घर आते हैं, काम से घर आते हैं, तो बच्चे एकदम उनको चिपक जाते हैं, बच्चे उनको छोड़ते नहीं जल्दी, फिर उनके ही पास रहेंगे। और उनको दूसरे पेरेंट्स को दूसरे काम भी करने होते हैं, घर के काम करने होते हैं, इसलिए वो उनको छुड़ाना चाहते हैं, उनको दूर रखना चाहते हैं कि भाई अब अभी छोड़ दो, अभी मेरे को मुझे काम करने दो, मेरा काम कर दो। कुछ ऑफिस वर्क होता है तो ऑफिस का वर्क लेके बैठ जाएंगे और बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे। दैट मोस्टली दैट चाइल्ड्स हैव दिस थिंकिंग। Yes. So that's why this child is not getting attention from mother, father, parents. So it wants to remain a child so that he gets attention of mother. So child loves the mother or clings to mother and does not want to come out of mother's comfort. इसलिए यहाँ पे बहुत बार होम्योपैथ कंफ्यूज होते हैं। They take the rubric clinging to mother, but it is wrong. It is not clinging to mother. के पीछे का इमोशनल पैथोलॉजी देखो, इमोशन देखो, अटैचमेंट देखो, क्या रीजन है, बच्चा ऐसा क्लिंग क्यों कर रहा है? बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द अटेंशन ऑफ मदर, नॉट गेटिंग द लव, अफेक्शन ऑफ मदर, केयर ऑफ मदर। दैट्स व्हाई ही इज क्लिंगिंग। किसी को अगर खाना नहीं मिल रहा है, खाना जल्दी से नहीं मिल रहा है और एकदम से खाना आ गया है सामने, तो वो कैसे झटपट से वो खाना खाएगा? उसी तरह से ये है। तो यहाँ पे क्लिंगिंग नहीं आएगा। क्लिंगिंग इट इज सेपेलेटिक, बट यहाँ पे क्लिंगिंग नहीं आएगा, क्योंकि क्लिंगिंग इट इज नॉट अ autoimmune rubric. Yes. So child loves the mother to cling to mother and does not want to come out from mother's comfort or mother's sake. So child is being bullied by other friends and siblings and prefers to cover. So child is very frightened by others, by friends, by seniors, by other siblings. So it is too timid to become independent. Thus, children who feel legs are cut off. Neglected feeling. It is too timid to become independent. Thus, who feel legs are cut off. Those who feel they should be always carried and does not want responsibility become frivolous. Those who do not want to develop their own identity. That means जो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते लाइफ में, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। This is called head is on someone else's shoulder. This is autoimmune.
यस, तो ऑटो इम्यूनिटी आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. नाउ द ऑटो इम्यून डिजीज अगेन, मोटर न्यूरॉन डिजीज, that is MND. MND disease will disappear in reverse order of hearing loss. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MND में मोस्टली MND it is a, the modern science says it is a non-curable disease, but in homeopathy it is curable. So अगर ये क्यूरेबल है तो इसमें क्योर किस टाइप से होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है स्पेशली मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए कि मोटर न्यूरॉन डिजीज में इट इज अ सेवंथ लेयर डिजीज. सो इस डिजीज में हेरिंग्स लॉ फॉलो नहीं होता है. सो दिस डिजीज विल डिसअपियर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द हेरिंग्स लॉ. तो हेरिंग्स लॉ हम सबको पता है, अबो डाउनवर्ड, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस, सेंटर टू पेरीफेरी, इनसाइड आउट, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम. अब इसके अगेंस्ट सब यहाँ इस डिजीज में होगा. जो अबो डाउनवर्ड जाता है वो बिलो अपवर्ड होगा. मतलब MND में सबसे पहले क्या होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं वो हम देखेंगे, फिर उसको हम इस तरह से एनालाइज करेंगे कि ये सिम्टम्स गया तो ये किस तरह से क्योर होगा. यस, सो MND caused by problem with cells in the brain and nerves called motor neurons. तो ब्रेन के सेल इसमें डेड होते हैं, दैट्स वाई जो नर्व्स है वो वर्क करना स्टॉप कर देंगे. दैट्स वाई जैसे जैसे ब्रेन सेल्स डेड होते जाएंगे उस वैसे वैसे बॉडी के पार्ट्स यूजलेस होते जाएंगे. यस, सो वीकनेस इन योर एंकल और लेग, यू माइट ट्रिप और फाइंड इट हार्डर टू क्लीन स्टेयर्स. तो जैसे कि यहाँ पे एंकल ड्रॉप हो गया, लेग्स ने काम करना बंद कर दिया, आप चल नहीं सकते, स्टैंड नहीं हो सकते, स्टेपिंग नहीं कर सकते, तो सबसे पहले ये चीज आएगी. देन मतलब बिलो अपवर्ड होगा, एंकल में पावर आएगा, यू कैन स्टैंड ऑन द legs. Yes, so this is below upward. Then slurred speech which may develop into difficulties solving some foods. तो ये later on इसमें आपको improvement दिखेगी. A weak grip, you might drop things or find it hard to open jars or do up buttons. Muscle cramp and twitches. Weight loss, your arms or legs muscles may now become thinner over the time. Difficulty stopping yourself from crying or laughing in an inappropriate situation. So these are the symptoms of MND. और जो क्योर होगा इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस, मतलब इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द हेरिंग्स लॉ होगा. यस, तो जो लेस इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, देन द मोर इम्पोर्टेंट. मतलब इसमें जो जैसे पेशेंट की स्पीच गई, पेशेंट का रिकग्निशन पावर गया, मेमोरी गई, वो सबसे लास्ट में आएगी. पहले बॉडी पार्ट्स वर्क करना शुरू कर देंगे, एक्सट्रीमिटीज वर्क करना शुरू कर देंगे. दिस इज द मोटर न्यूरॉन डिजीज. इट इज आल्सो ऑटोइम्यून डिजीज. Development of hair, nail and teeth are important. It is a part of growth axis. If teeth is not growing, never neglect it. बहुत बच्चों में ये कंप्लेंट होती है, पेरेंट्स से कंप्लेंट करते हैं कि मेरे बच्चे के दांत, टीथ आ ही नहीं रहे, टीथ्स आर नॉट कमिंग. या फिर बहुत से बच्चों के टीथ, मिल्क टीथ गिर जाते हैं, उसके बाद नए टीथ आते ही नहीं. तो ये इट इज नॉट अ
निग्लेक्टेड टीथ नहीं है, इसे बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट चीज है कि टीथ क्यों नहीं आ रहे, सी द कॉजिशन, क्या वजह हो सकती कि टीथ नहीं आ रहे। सो डेवलपमेंट ऑफ हेयर, नेल एंड टीथ, ये तीनों भी चीजें अगर बहुत लेट डेवलपमेंट हो रही है, टीथ बहुत लेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तभी बेबी के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे मतलब एक जो टीथ जो जैसे होते हैं कि टीथ एक प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, फाइटिंग के लिए होते हैं, बाइटिंग के लिए होते हैं, है ना। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं टीथ, तो ही डजंट वांट टू डिफेंस हिमसेल्फ, उसमें वो अटैकिंग पावर, उसमें वो प्रोटेक्टिंग पावर नहीं है, ही डजंट वांट टू फाइट। सो इस तरह से हमें पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, उसके पीछे के इमोशनल फैक्टर्स फाइंड आउट करना है कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीजन है। इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। यस, सो वी शुड प्रोब द माइंड, थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड व्हाई ऑर्डर लाइक दिस टू द जीन्स। तो ये सब जो है वो सब जीन्स में से ही आया है ना। ये थ्रू जीन्स आया मतलब ये मदर से आया है। तो मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या था, क्यों उसे लगता था कि नहीं, ऑल थिंग्स आर यूजलेस, कोई चीज काम की नहीं है ना। नो नीड टू ग्रो, मुझे बेबी को बड़ा नहीं करना है ना। ये इसके पीछे निग्लेक्टेड फीलिंग हो सकता है, इसके पीछे लैक ऑफ एप्रिसिएशन हो सकता है, लैक ऑफ लव अटेंशन हो सकता है, एप्रिसिएशन, एफेक्शन, केयर, लैक ऑफ हो सकता है। तो ये चीजें मदर को नहीं मिली, इसलिए वो चाहती है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है तो मेरे बच्चे के साथ कैसा होगा, है ना। इसलिए नो नीड टू ग्रो। तो ये थ्रू द जीन्स बच्चे में आया है, फिर बच्चे में भी वैसा ही लग रहा है कि मुझे कोई चाहता नहीं, इसलिए मुझे बड़ा नहीं होना है। यस, सो दैट्स व्हाई नेल्स, हेयर्स नॉट, टीथ नॉट डेवलप इन द चाइल्ड और लेट डेवलप इन द चाइल्ड। तो यही चीज हम जो भी माइलस्टोन्स होते हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे जल्दी चलते नहीं है, जल्दी बात नहीं करते, स्पीच बहुत लेट आता है, ये सब चीजों के लिए भी हम इस तरह से मेंटल मेंटल्स को प्रोव कर सकते हैं। यस, थिंकिंग प्रोसेस हमें उसके पीछे की निकालना है, इमोशनल पैथोलॉजी हमें निकालना है। यस, इफ द चाइल्ड इज नॉट ग्रोइंग, थ्रिविंग, इट हैज टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस। प्लेइंग एंटिक्स कंटिन्यूली, जैसे कि टेरेंटुला है, टेरेंटुला इट इज वेरी एंटिक्स प्लेइंग चाइल्ड। स्ट्रेमोनियम है, कैनेबिस है। तो इन बच्चों में या फिर जो बच्चों में ये चीजें होती है कि एंटिक्स प्ले और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल, इतना कि वो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, दे हैव दे आर द पेशेंट ऑफ ड्रग रेमेडी। तो इनको ऑलवेज ड्रग रेमेडी हमें सिलेक्ट करना है। when a child is mothering when a child is mothering to mother, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही मतलब when a child is mothering a mother और fathering a father is not a good sign। अब इसके पीछे का रीजन आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्या है, कि बहुत से बच्चों में ये होता है, बहुत से घरों में ये होता है। तो अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या है मदरिंग अ मदर और फादरिंग अ फादर। अगर आप लोगों को ये समझाए तो बोलिए, बताइए क्या है ये। सर इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया, मदरिंग अ मदर मतलब।
बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे जब झगड़े होते हैं ना, तो हमारा बच्चा हमें समझाता है कि मम्मी ये अच्छा। ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। अगर पापा आपको डांट रहे हैं तो आपकी गलती होगी, आप पापा को सॉरी बोलो। है ना, हाँ। मदरिंग मदर। और जब मदर को कुछ होता है तो बच्चा लाइक मदर उसकी केयर करता है ना। वो हाथ पैर दबा के देगा, पानी देगा, खाना बनाएगा, खाना देगा, है ना, खिलाएगा, अपने हाथ से खिलाएगा मदर को और फादर को। दिस इज मदरिंग अ मदर और फादरिंग अ मदर, राइट? क्या है ये? ओके सर। इज इट नॉर्मल? सर प्रिकॉसिक, हाँ। Yes, it is a precocity. That means the starting of syphilis. इतने छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में ये चीज आना, इट इज नॉट नॉर्मल, इट इज सिपिलिटिक। यस, इसका मतलब कि बहुत जल्दी सिपिलिस उनमें आया और कुछ तभी सिपिलिटिक डिजीज जल्दी वहां पे स्टार्ट होगा, एंड दैट डिजीज विल बी द ऑटो इम्यून डिजीज। यस। So, when a child is mothering a mother or fathering a father, it's not a good sign. Delusion are important in psychosyphilitic cases, whereas deliriums are important in sorrow-syphilitic cases. That means जो साइकोसिफिलिटिक डिजीज होते हैं और जो सोरोसिफिलिटिक में मोस्टली आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आएंगे, जिसमें हमें इजीली अगर डेलीरियम्स मिलते हैं, या फिर इन केसेस में मोस्टली हमें डेलीरियम्स फाइंड आउट करना है, दैट इज द मोर सिपिलिटिक, स्ट्रॉन्ग सिपिलिटिक रूब्रिक। सो डेलीरियम्स मोस्टली ऑटोइम्यून्स में अगर मिलते हैं तो लेना है। ओके, देन व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीजनरेट और डिस्ट्रॉय ऑर्गन्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइप के अगर आपके पास कभी पेशेंट आया है कि कोई पेशेंट को ओरीज नहीं है, टेस्टिस नहीं है ना, ओनली यूटेरस नहीं है, ओनली बर्ड इज देयर, एक किडनी नहीं है, किडनी की जगह पे स्मॉल बर्ड है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम वो ऑर्गन रीजनरेट कर सकते हैं। बट उसको रीजनरेट करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीजनरेट a destroyed organ, don't repeat the dose। और कोई ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो गया है और उसे वापस हमें रीजनरेट करना है, कहीं एट्रोपी हो गई है और उसे हमें वापस रीजनरेट हुआ करना हो है, गया। तो डोंट रिपीट द डोज। इफ यू हैव सिलेक्ट अरे वाह, इतना वेल स्मार्ट दिख रहे हैं। मिनिमम परफेक्ट अभी रेमेडी, करंट नहीं है, लेकिन थोड़ा और काटना था ना आगे के। Dr. Suma Binos, please mute yourself. Yes, thank you very much. सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ऑलवेज ध्यान में रखना है कि ऐसे केसेस में जहां हमें रीजनरेशन करना है, उन केसेस में मोस्टली रिपीटेशन अवॉइड करना है, और जो रेमेडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसे 10 बार कंफर्म कर लो। वो पेशेंट की इतनी डीप हिस्ट्री लेना है आपको, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग सम मिरेकल। जो नहीं है उसे क्रिएट करना, उसे रीजनरेट करना, उसे जनरेट करना, इट इज नॉट अ सिंपल थिंग। सो ऐसे केसेस में don't repeat the dose, as once the genes have started correcting themselves। जैसे ही आपको वहां इंप्रूवमेंट दिख रही है, दो इट इज स्लो, बट अगर आपको वहां इंप्रूवमेंट दिख रही है, आपने फर्स्ट सीटी देखा, यूएचजी देखी, एमआरआई देखा, कुछ नहीं था, सब डिस्ट्रक्शन था, डिस्ट्रॉय हुआ था, या फिर कोई ऑर्गन वहां पे डेवलप ही नहीं हुआ है, जनरेट ही नहीं हुआ है, और वहां पे ओनली बर्ड है, ऐसे केसेस में अगर आप
नेक्स्ट फॉलोअप में अगर आप वहां पे कुछ तभी चेंजेस दिख रहे हैं, ऑर्गन डेवलपिंग में चेंजेस दिख रहे हैं, वहां पे कुछ सेल्स जनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में ओनली वेट एंड वॉच, क्योंकि आपका स्टिमुलेशन वहां परफेक्टली लग गया है. सो व्हेन we are trying to regenerate a destroyed organ, don't repeat the dose as once the genes have started correcting themselves. Repeating the dose will definitely harm the patient. वो जो ग्रो हो रहा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. डॉक्टर हैनीमन, ये डॉक्टर हैनीमन ने कहा है. डॉक्टर हैनीमन सेड body cannot tolerate same medicine again and again. That means the repetition of stimulation. रिपीटेड आप स्टिमुलेशन दोगे तो बॉडी उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी. ऐसे केसेस में आपको सिंगल स्टिमुलेशन देना है एंड वेट एंड वॉच. ओके, तो आप यस, तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ही मतलब आपको इतना यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन, आपका मतलब फॉलोअप्स इतने प्रॉम्प्टली आपको रखना है कि हर फॉलोअप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस दिख रहे हैं, माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस आपको ऑब्जर्व करके नोट डाउन करना है कि गलती से भी गलती ना हो. यस, तो रिपीटेशन हमें कहाँ करना है, और रिपीटेशन किया तो कुछ नहीं होगा. इन कोमा केसेस नीड टू बी रिपीटेड द रेमेडी. इन केसेस में आप रिपीटेशन कर सकते हैं. यहाँ पे रिपीटेशन किया भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एक पेशेंट अभी 1 महीना पहले मेरे पास एक पेशेंट है, बहुत ही ओल्ड लेडी है जो कोमा में थी विथ एस्पिरेशन न्यूमोनिया. और कोमा में जाने का जो पॉजिटिव फैक्टर था दैट वाज ब्लीड इन द ब्रेन एंड एट्रोफी ऑफ ब्रेन. पैरालिसिस था, राइट लेग, राइट हैंड, और बेड सोर्स. वो पेशेंट को मैंने उसके रेमेडी आई एंटीम टार्ट, और एंटीम टार्ट उसे रिपीटेडली मैंने 2 आवरली उसे अप्लाई करने के लिए दिया. रात में मैंने वो रेमेडी दिया करीब 8 PM को, और 12 PM को उनका मैसेज आया कि सी इज कॉन्शियस ना, बट द कफ बिकम एग्रीवेट. अभी उनको बहुत ही खांसी आ रही है और बहुत कफ निकल रहा है. तो सक्शन बार बार करना पड़ रहा है, तो इट इज गुड थिंग. सो इन कोमा केसेस यू कैन रिपीट द रेमेडी. मैंने उसे 2 आवरली अप्लाई करने के लिए दिया, और रात में उन्होंने नियर अबाउट 4 to 5 डोजेस रिपीट किए, और मॉर्निंग में फिर 2 आवरली अगेन 4 to 5 डोजेस. तो नियर अबाउट 10 डोजेस में वो कंप्लीटली कॉन्शियस हो गई और कफ एग्रीवेट हो गया. दिस इज गुड थिंग. तो कोमा केसेस में आप रिपीट कर सकते हैं. ओके, उसके बाद भी फिर मैंने वो पेशेंट कंप्लीटली कोमा के बाहर हो गए, कफ कब हो गया. उसके बाद उन्होंने उसे मतलब पेशेंट उठ के बैठ रहा था. देन अपना थोड़ा बहुत ओरली स्टार्ट किया. थोड़ी पेशेंट की स्पीच गई थी कंप्लीटली, पहले से कोमा के पहले से स्पीच गई हुई थी, तो स्पीच थोड़ी बहुत वापस आ गई. तो उस पेशेंट में फिर अगेन आई थिंक इन 3rd वीक वो पेशेंट को थोड़ा डलनेस आया था. डलनेस वीकनेस आया था, कुछ तभी घर में कुछ इमोशनल फैक्टर हो गया कि उनके उसके पेशेंट के ग्रैंडसन की शादी थी.
और वो लोग चाहते थे कि मतलब कुछ घर के कुछ मेंबर चाहते थे कि शादी जल्दी से निपटना है, और कुछ लोगों ने उस बात पे कुछ बहस की कि हमें इतने जल्दी शादी नहीं करना है। और ऐसा कुछ तभी हुआ, तो उसका इफेक्ट पेशेंट पे हुआ, एंड आफ्टर दैट सी बिकम अगेन डल। तो उसके बाद भी मैंने वो वापस 1 डोज रिपीट किया एंटीमटाट, और उसके बाद फिर से पेशेंट ओके हो गया। तो ये चीजें होती है कि रिपीटेशन आपको कब करना है और कब नहीं करना है, कौन से केसेस में करना है, कौन से डिजीज में करना है और कौन से डिजीज में नहीं करना है। यस। देन आर्निका, yes, these are all autoimmune remedies. Arnica will have aversion to all whom they like. ये एक पर्टिकुलर सिम्टम है आर्निका का। आर्निका will have aversion to all whom they like. Camphor, there is no word outside. बहुत ही बहुत ही अच्छा सिम्टम है कैंपर का। देयर इज नो वर्ड आउटसाइड, मीन्स हर वर्ड रिवॉल्व अराउंड हर वर्क। अपने काम को ही अपनी दुनिया बना लिया, बस काम ही, काम के सिवा कुछ नहीं दिखता, काम में ही रहना, दिन भर वो काम, और वो उसके अलावा कोई दुनिया नहीं, किसी से कांटेक्ट नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। सो वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड हर वर्क। Here it is work related and not related to a person. This is the camper. Calcarea will not have so much of destruction because it is more of psychotic remedy. That's why here destruction will never see. Then ये कुछ जैसे कि ये जो सिम्टम्स है, ये जो रेमेडीज है, ये सर ने कभी जैसे कि अचानक कुछ बोल दिया तो 1 लाइन सिम्टम्स के जैसे ये सिम्टम्स नोट किए हैं। 2 माइल्ड स्नेक्स लाइक एलैप्स एंड क्रोटैलस कैस्केवला, ऑल स्नेक्स आर द वेरी पॉइजनस स्नेक्स, aggressive snakes, dangerous snakes, but mild snakes are Elaps and Crotalus cascavella. Cinnaberis is the combination symptom of mercury and sulfur. Yes. So Cinnaberis ये रेमेडी सिपिलिस प्लस सोरा, सो सोरोसिपिलिटी, मर्क्यूरी एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन अगर आपको अगर पेशेंट दिख रहा है कि ये मर्क्यूरी मर्क्यूरी भी दिख रहा है और सल्फर भी दिख रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ द सिनेबेरिस। यस। सो टेंडेंसी टू फॉल डाउन ड्यूरिंग फीवर, ओनली द रेमेडीज सेपिया। लेडीज विथ हेयर ऑन अपर लिप इज सेपिया। सल्फ्यूरिक एसिड का ये बहुत अच्छा सिम्टम है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी फास्ट रेमेडी, वेरी फास्ट। ये सल्फ्यूरिक एसिड जब रोड से चलता है ना, तो बाकी लोगों को इसके पीछे दौड़ना पड़ता है, लाइक गांधी जी। गांधी जी जब नॉर्मली चलते थे तो लोगों को उनके पीछे भागना पड़ता था। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, बट sulfuric acid child is never be fast, it is very slow. Afterward it become fast, but in childhood it is very slow. This is sulfuric acid. So this is the today's session. Now if you have any query question, then you can ask. Yes, बोलिए।
अगर किसी को कुछ पूछना है तो फास्ट पूछ सकते हैं। एक अनाउंसमेंट भी है, कल 26 जनवरी की वजह से कल हम क्लास नहीं ले पाएंगे, कल की छुट्टी, फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। ओके, यस, बोलिए कुछ। सब साइलेंट है। ज्यादा ओवरडोज हो गया शायद। नहीं सर, क्लास अच्छा हुआ। हाँ, डेप्थ में क्लास हुआ है इसलिए, और क्लियर हुआ ना सर, कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन रहता तो लोग सवाल करते। यस यस, सो वेरी नाइस। ओके, सो कल के लिए सभी को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं। मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर listening me quietly, so thank you. Thank you, Okay, sir. yes, Thank you, bye. sir. Yes.